लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि भाई मैं इन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहा हूँ, एंड शेल प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड, और इस लिस्ट को जो है प्लेंट के, जब प्लेंट प्रेजेंट कर रहा होगा कोर्ट में तब उसके साथ लेके आएगा, एंड शेल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट एंड ए कॉपी देयरऑफ, तो उसको प्लेंट के साथ ना केवल लिस्ट बट डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं, प्लस इनकी कॉपी भी लगानी है विद द प्लेंट। अब सपोज करो वो किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है लेकिन वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, तो उसको ये बताना है कि वो डॉक्यूमेंट किसकी पोजीशन में है या किसकी पावर में है। सपोज करो कि सामने वाली पार्टी के पास है या रजिस्ट्रार के पास वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है या XYZ जहां पे भी वो डॉक्यूमेंट है, ताकि उस डॉक्यूमेंट को भी प्रोड्यूस करवाया जा सके। नेक्स्ट सब रूल 3 पढ़ो एक सेकंड। हाँ जी, तो सब रूल 3 कॉन्सिक्वेंस बताता है कि अगर आपने वो डॉक्यूमेंट जो है नहीं प्रोड्यूस किया तो क्या होगा। फिर वो डॉक्यूमेंट आपको एविडेंस में, जब ट्रायल स्टेज के ऊपर एविडेंस आप प्रोड्यूस करोगे तो वहां पर आपको जो कोर्ट है वो उस डॉक्यूमेंट को रिसीव नहीं करेगा। जिस डॉक्यूमेंट को आपने अपनी प्लेंट के साथ लिस्ट में नहीं डाला और प्रोड्यूस नहीं किया विद कॉपी, उसको कोर्ट जो है आपको बाद में अलाउ नहीं करेगा एविडेंस में प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। बट इसकी भी एक एक्सेप्शन है, कोर्ट जो है अगर आपको लीव दे दे कि कोई बात नहीं आप प्रोड्यूस कर दो, और जनरली बहुत लीनियंट होता है, तो वो आप बाद में भी प्रोड्यूस कर सकते हो। अब ये डॉक्यूमेंट तो होते हैं जो आपको पता होता है कि ये वाले डॉक्यूमेंट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, जिन पे मैं रिलाई कर रहा हूँ। लेकिन बाद में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता था कि आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, बट बाद में हो सकता है आपको लगे कि हाँ अब इन डॉक्यूमेंट्स की मेरे को जरूरत है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकते हैं टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ द विटनेस, जो विटनेस आपने प्रोड्यूस किया है उसको याद नहीं आ रहा, तो वो जो विटनेस है अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, एविडेंस एक्ट में हमने देखा था कि ही कैन ऑल्सो रिलाई अपॉन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको स्टार्टिंग में प्लेंट के साथ लगाने की जरूरत नहीं। जिस डॉक्यूमेंट का यूज सिर्फ और सिर्फ विटनेस की मेमोरी को रिफ्रेश कराना है, विटनेस कौन से? प्लेंटिफ के विटनेस, ठीक है, क्योंकि प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने की बात हो रही है, तो प्लेंटिफ अपने ही विटनेस की जो मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का यूज करेगा, उनको प्लेंट के साथ इनिशियली लगाने की जरूरत नहीं। और नंबर 2, the documents used merely for the cross examination of plaintiff's witnesses। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और एक जजमेंट है इसमें, सेलम बार एडवोकेट्स 2005 की जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट, चेक कर लेना एक बार इसको। तो ये एक जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा है, प्लस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि इस प्रोविजन में एक लेजिस्लेटिव एरर है। बेसिकली सेलम बार वाली जो जजमेंट है ना, इसमें ये अमेंडमेंट चैलेंज हुई थी 2002 की, ठीक है। 2002 में CPC के अंदर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस कर दी थी, तो वो सारी की सारी अमेंडमेंट जो है इस केस में चैलेंज हुई थी और अमेंडमेंट को अपेंड कर दिया था, लेकिन कुछ कमियां थी तो वो कोर्ट ने बताई है। तो एक ये भी कमी बताई है कि यहाँ पे प्लेंटिफ की जगह काट के डिफेंडेंट आप यूज करो। तो बेसिकली वो कह रहा है जो प्लेंटिफ होगा वो
डिफेंडेंट का जो विटनेस होगा उसका ही तो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा ना। जो डिफेंडेंट का विटनेस होगा इसको क्रॉस करेगा, और इसको क्रॉस करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उन डॉक्यूमेंट्स को स्टार्टिंग में प्लेंट के साथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स का यूज जो है मेरिट ऑफ द केस के लिए नहीं है। इनका सिर्फ, और ना ही ये जो है रेलेवेंट है हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर, इनका यूज सिर्फ और सिर्फ इस विटनेस को क्रॉस करना है या कॉन्ट्राडिक्ट करना है। तो ये इन डॉक्यूमेंट्स को प्लेंट के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने कहा है कि ये लेजिस्लेटिव एरर है, ड्राफ्टिंग एरर है, यहाँ प्लेंटिफ को काट के डिफेंडेंट कर दो। मेरे हिसाब से यहाँ पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों में से कुछ नहीं आना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस आना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन तो सिर्फ हम प्लेंटिफ जो है सिर्फ डिफेंडेंट के विटनेस का क्रॉस एग्जामिन करेगा। मेरे हिसाब से वो अपने खुद के विटनेस का भी तो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, क्योंकि विद द लीव ऑफ द कोर्ट आप होस्टाइल विटनेस का भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो। वो क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो जो आप अदरवाइज क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछते हैं होस्टाइल विटनेस से। हाँ जी, तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाई कर रहे हो उसको भी प्लेंट में लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपको पहले थोड़ी ना पता होता है कि कौन सा विटनेस क्रॉस होस्टाइल हो जाएगा और किस विटनेस को मुझे क्रॉस करने की जरूरत है। पर मेरा ओपिनियन अभी बाइंडिंग नहीं है, कोर्ट का ओपिनियन बाइंडिंग है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को काट के डिफेंडेंट लिख दो, साथ में लिख लो ड्राफ्टिंग एरर, और ड्राफ्टिंग एरर के साथ लिख लो सेलम बार एडवोकेट्स या एसोसिएशन। देख लेना क्या है जजमेंट का नाम, 2005 की जजमेंट। इस जजमेंट में ये बात बताई थी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव एरर है। तो बेसिकली हमारा प्लेंट ओवर हो गया है, प्लेंट डिफाइंड नहीं है सीपीसी में। प्लेंट के बारे में बस इतना है कि सूट सीपीसी के अंदर सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो आपका अगर कोई सिविल कोज ऑफ एक्शन है, आपका सिविल कोज ऑफ एक्शन है, तो उसकी जो मेन रेमेडी है, आपको रिलीफ चाहिए। आपका अगर कोज ऑफ एक्शन है तो आपको रिलीफ चाहिए, रिलीफ चाहिए तो कोई लीगल रेमेडी आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको रिलीफ मिले। तो जो लीगल रेमेडी है, जो मेन प्रोसीडिंग है सीपीसी में, दैट इज सूट। सेक्शन 26 हमारे को बताता है कि सूट इंस्टीट्यूटेड कब माना जाएगा, व्हेन यू प्रेजेंट दी प्लेंट। अब प्लेंट जो है प्रॉपर मोड से आपको प्रेजेंट करनी है, प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, और इसका एक प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, जिसके लिए हम ऑर्डर 4, 5, 6, 7 देखेंगे। ठीक है, और 8 भी लिखी लो। ये हमने सब किया, फिर हमने ऑर्डर 4 भी कर लिया है, ऑर्डर 7 भी कर लिया, जिसमें हमने देखा कि प्लेंट के अंदर एसेंशियल कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देन अगर वो जो प्लेंट आपने प्रेजेंट करनी है, दैट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर प्रॉपर कोर्ट आल्सो। अगर आपने प्रॉपर कोर्ट के सामने नहीं की तो आपकी प्लेंट जो है रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड बिफोर प्रॉपर कोर्ट। और ये किसी भी स्टेज पे रिटर्न हो सकती है, ट्रायल कोर्ट भी कर सकता है, अपीलेट कोर्ट भी कर सकता है, रिविजनल कोर्ट भी कर सकता है। अब ये कोर्ट कौन कौन से होते हैं वो हम बाद में भी देखेंगे। देन अगर आपका प्रॉपर कंटेंट नहीं थे या फिर स्पेसिफिक रूल्स अगर आपके वॉयलेट हो गए, तो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर 6 ग्राउंड्स हैं जिसपे आपकी प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकती है। रिटर्न ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में भी जा सकते हैं, आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। रूल 10 कैपिटल A 10 कैपिटल B। रिजेक्शन जो ऑर्डर होता है, दैट इज ए डीम्ड डिक्री अंडर सेक्शन 2, तो इसकी आप अपील कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो रिजेक्शन के बाद फर्दर सूट बार्ड नहीं होता, आप कभी भी दोबारा प्लेंट फाइल कर सकते हो। प्लेंट के साथ आपको, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करते हो, तो उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, वो डॉक्यूमेंट
प्लस उनकी कॉपी, ये भी आपको प्लेंट के साथ ही लगानी है। नहीं लगाओगे तो लेटर ऑन एट द स्टेज ऑफ ट्रायल यू कैन नॉट प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स इन एविडेंस विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट। अगर आपको कोर्ट लीव दे देता है कि हाँ कोई बात नहीं, अभी भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। पर डॉक्यूमेंट्स में आपको वो वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है विद द प्लेंट जो नंबर 1 आप डिफेंडेंट के विटनेस को क्रॉस करने के लिए यूज करने वाले हो, या फिर अपने खुद के ही विटनेस की मेमोरी को रिफ्रेश कराने के लिए यूज करने वाले हो। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लगाने की जरूरत नहीं है विद द प्लेंट। इसके साथ हमारा ऑर्डर 7 खत्म हो गया। अब एक पॉइंट है कि एक बार हम देखते हैं कि प्लेंट दिखती कैसे है। ठीक है, मैंने एक प्लेंट का सैंपल ले रखा है, उससे आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। तो दिस इज द प्लेंट। ये एक सूट है फॉर दी, अच्छा ये मैंने केसमेट से लिया है, 5th सेमेस्टर में शायद आपके पास है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग, उसके अंदर ये प्लेंट्स दे रखी हैं, रिटर्न स्टेटमेंट भी दे रखी है, एफिडेविट्स भी दे रखी हैं, उनके सबकी अगर आपको किसी का भी देखना है तो देखने से थोड़ा सा समझ में आएगा। ऑर्डर 7 कि ऑर्डर 7 में या ऑर्डर 6 में जो बकवास कर रखी हैं वो प्रैक्टिकली कैसी दिखती हैं। ठीक है, अब ये एडिटेबल नहीं है तो इसमें मैं कुछ लिख नहीं सकता। तो देखो स्टार्टिंग में सबसे ऊपर है इन दी कोर्ट ऑफ, तो आपको सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखना है। ठीक है, ये हमने प्लेंट में देखा था। देन इन दी मैटर ऑफ, अब ये है टाइटल ऑफ द सूट कि ए वर्सेस बी, ए इज द प्लेंटिफ एंड बी इज द डिफेंडेंट। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज कि ए सन ऑफ फलाना फलाना, रेजिडेंट ऑफ फलाना फलाना और सब कुछ। ठीक है, उसके बाद प्लीडिंग्स स्टार्ट होती हैं आपकी। अब ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसको छोड़ो। पॉइंट नंबर 1, अब ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है पार्टीज की, कि रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में कैसे हुई डेवलप। ठीक है, देन जगह कहाँ पे थी, कौन सी जगह पे हुई, दीज आर ऑल नेसेसरी फैक्ट्स। फिर कोज ऑफ एक्शन के लिए पहले लीगल राइट होना चाहिए, तो लीगल राइट से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट से एक लीगल रिलेशनशिप बिल्डअप हुई, पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप आई और लीगल राइट्स एंड लायबिलिटी दोनों पार्टी में आ गई। देन एक पार्टी ने वो लीगल रिलेशनशिप की जो लायबिलिटी थी वो वोलेट कर दी, जैसे ही वो वोलेट की उसका कोज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब पॉइंट नंबर 12 पे आओ। पॉइंट नंबर 12 पे देखो, पॉइंट नंबर 11 में देखो क्या है। पॉइंट नंबर 11 में वो बता रहा है कि उसकी कितनी एग्जैक्टली लायबिलिटी बनती है। ठीक है, ये अपना क्लेम बता रहा है। पॉइंट नंबर 12 में वो बता रहा है कि कोज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ था। अगेन ऑर्डर 7 रूल 1, प्लेंट के अंदर एसेंशियल का क्या होना चाहिए, वो सारे फैक्ट्स जिससे कोज ऑफ एक्शन आपका अराइज हुआ, देन वो कब अराइज हुआ। पॉइंट नंबर 12 किस लिए। पॉइंट नंबर 13 पे आ जाओ। द सूट इज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सो टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको डेट ऑफ कोज ऑफ एक्शन भी बतानी है, व्हेन द कोज ऑफ एक्शन वाज, जब भी वो राइट्स पार्टी के अंदर एक्रू हुए। ठीक है, देन आपको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन भी बतानी है कोर्ट की, कि जिस कोर्ट के सामने, अगेन फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या था, कोर्ट का नाम, तो इस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है या नहीं है, ये भी आपको पॉइंट करना है। अब देखो ये टेक्निकल प्लीज होती हैं, इनको हम टेक्निकल प्लीडिंग्स बोलते हैं, ये हर केस में लिखनी ही लिखनी होती है। तो इसमें कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, पॉइंट नंबर 14 में ये भी बता रहा है। देन स्टैंप ड्यूटी कितनी बनती है, कोर्ट फी कितनी लगानी है, पॉइंट नंबर 15। लास्ट में रिलीफ, आपने एग्जैक्टली क्लेम क्या किया है, प्रेयर के अंदर हम डालते हैं। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा प्रेयर का, वो होगा प्लेंटिव के साइन। ठीक है, प्लेस एंड डेट। तो जो भी प्लीडिंग्स, अब ये हम ऑर्डर 6 में पढ़ेंगे, जितनी भी ये प्लीडिंग्स है ये सब साइंड होनी चाहिए। देन लास्ट में हम वेरिफिकेशन डालेंगे। वेरिफिकेशन में हम क्या डालेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स मेरी पर्सनल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। तो ये जितने भी स्टार्टिंग के फैक्ट्स होते हैं ना, ये सारी आपकी पर्सनल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। ये कॉज ऑफ एक्शन क्या था, कैसे वो अराइज हुआ,
देन ये जो अब कुछ इसके अंदर आपने ऐसी प्लीडिंग्स लिखी हैं जिसमें हाफ इज द पॉइंट ऑफ लॉ एंड हाफ इज द पॉइंट ऑफ फैक्ट्स। अब क्योंकि इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड कि हर इंडिविजुअल एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो है इज वेल अवेयर ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, तो वो उसने कुछ ना कुछ एडवोकेट से भी राय ली हो कि सर ये मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन में है या नहीं है। तो जैसे पॉइंट नंबर 13 है, द सूट इज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये ऑब्वियसली उसने एडवोकेट से पूछा होगा, अपने उसने बताया होगा हाँ सर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर है। तो इसके अंदर कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपकी खुद की नॉलेज पे बेस्ड हैं, खुद की नॉलेज पे बेस्ड हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपने किसी और से पूछ रखे हैं, तो वो आपको वेरिफिकेशन में डालना है कि पॉइंट नंबर 1, 3 and 5 आर बेस्ड ऑन माय पर्सनल नॉलेज एंड पैराग्राफ नंबर दिस आर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड टू बी बिलीव एंड ट्रू, कि मैंने इंफॉर्मेशन रिसीव की है और मेरे को लगता है कि हाँ ये सच्ची है। देन आपने प्रेयर को साइन करना है, वेरिफिकेशन को साइन करना है, उसके साथ फिर एक एफिडेविट भी लगाना है। एफिडेविट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एफिडेविट में लिखना है कि दीज ऑल फैक्ट्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो ये मल्टीपल स्टेजेस पे वेरिफिकेशन है टू प्रिवेंट क्या फिक्टिशियस सूट्स, ठीक है। एंड जो भी टाइम कोर्ट का वेस्ट ना हो, इसलिए प्रिवेंट उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि बेकार में सूट नहीं डाल रहे हम। तो ये मल्टीपल स्टेजेस हैं, ये हम ऑर्डर 6 में अभी पढ़ेंगे, ठीक है, साइन करना और एफिडेविट करना। बट इसमें से काफी चीजें थी जो हमने ऑर्डर 7 में पढ़ ली है प्लेंट के अंदर। तो यहां तक अगर किसी को डाउट हो, ऑर्डर 7 में कोई डाउट हो तो अभी कर लो क्लियर, अदरवाइज अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑर्डर 8। ये जो आपने फ्लो चार्ट बनाया था एक बार, कौन से वाला फ्लो चार्ट? ये वाला जो बना, हाँ ये वाला, हाँ जी एक बार प्रेयर वाला रिपीट करना। कौन? प्रेयर वाला? हाँ हाँ, तो प्रेयर में हम रिलीफ क्लेम करते हैं कोर्ट से। हम ये बताएंगे प्रेयर में कि एग्जैक्टली हमारे को अब रिलीफ में क्या चाहिए, कि हमारे साथ यही सब कुछ तो हो गया, अब हमारे को शांति जब मिलेगी जब हमारे को ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो रिलीफ वाला पार्ट प्रेयर में डालते हैं कि अब हमारे को एग्जैक्टली ये चाहिए। तो पर्पस क्या है सूट फाइल करने का? डिक्लेरेशन चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, या फिर कोई अदर स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, तो वो सारा पार्ट हम प्रेयर में डालते हैं। अगेन रिलीफ क्लेम्ड, ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 1 के अंदर जब हम देखा था कि प्लेंट के अंदर हमें क्या लिखना है, तो उसके अंदर सब रूल जी है शायद, द रिलीफ विच द प्लेंटिव क्लेम। एग्जैक्टली क्या रिलीफ चाहिए आपको, ठीक है। ओके थैंक यू। अब देखो हम एक बार क्वेश्चंस देखेंगे, ऑर्डर 7 पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ। हाँ जी रणजीत जी बोल रहे हैं। सर मेरे को थोड़ा सा डाउट था, अगर आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जल्दी से। सर कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर था ये। हाँ जी सर ये कॉज ऑफ एक्शन अक्रू कब करता है? जिस दिन। हाँ जी वो एक छोटे से एग्जांपल से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। हाँ जी हरियाणा गवर्नमेंट में कोई वैकेंसीज निकाली सर, उस वैकेंसी के बेस पे उन्होंने सिलेक्शन क्रिएट कर, सिलेक्शन से पहले तो रूल चेंज कर दिया सर, ठीक है। अच्छा, रूल चेंज करने के बाद उन्होंने सिलेक्शन किया और उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में फिर रूल वैसे ही कर दिया जैसे सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब और इस बंदे को जिसका सिलेक्शन हुआ था और जिसका सिलेक्शन हुआ था, दोनों बंदों को पता जब चला जब उनका प्रमोशन होना था कि इस रूल का साइड इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन सर कब हुआ? जब सिलेक्शन हुआ तब, या रूल चेंज हुआ तब, या फिर जब प्रमोशन में उसको इफेक्ट हुआ तब? हाँ, तो इस केस के अंदर देखो, जब आप किसी लॉ को चेंज करते हो या फिर किसी रूल को या बाय लॉ को चेंज करते हो ना, तो आप सूट फाइल नहीं करते, आप PIL फाइल करते हो। और उसके अंदर तो फिर कॉज ऑफ एक्शन का मेरे ख्याल से कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। अगेन लेकिन मैं आपको ये वाला पॉइंट बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि कॉज ऑफ एक्शन डिपेंड करता है आपके सब्सटेंटिव लॉ पे। कभी कभी क्या होता है कि डिफेंडेंट जो भी आपकी दूसरी पार्टी है, उसने जब भी एक्ट किया, कुछ भी कर दिया, तभी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है।
और कभी कभी क्या होता है कि उस एक्ट की वजह से आपको कोई डैमेज हुआ, तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, ठीक है। और कुछ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंसेस कह लो या फिर रॉन्ग्स, कुछ कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग्स होते हैं, कुछ कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन दी सब्सटेंटिव लॉ, वो प्रोसीजर नहीं बताएगा आपको कि कॉज ऑफ एक्शन आपका कब अराइज हो रहा है, ठीक है। तो वैसे कॉज ऑफ एक्शन में होता क्या है, अगेन ये मैं आपको बता सकता हूँ। कॉज ऑफ एक्शन में होता है कि आपका कोई लीगल राइट था और वो लीगल राइट जो है वोलेट हो गया, तो कॉज ऑफ एक्शन इसका सम होता है कि यू हैड ए लीगल राइट दैट वाज वायलेटेड बाय द डिफेंडेंट। तो अब कहते हैं कि राइट टू सू हैज बीन अक्रूड टू द प्लेंटिफ, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है। अब इसके अंदर अगेन कॉज ऑफ एक्शन वगैरह ये तो जब देखते हैं हम, जब सूट की बात करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन, लेकिन पीआईएल्स जो होती है ना, पीआईएल में आई डोंट थिंक कि लिमिटेशन एक्ट लगता है तो पता नहीं। रिट्स जैसे जो रिट प्रोसीडिंग होती है हाई कोर्ट के अंदर, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन लगता है या लिमिटेशन एक्ट एज सच लगता है। तो उसके अंदर जब आप ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे मान लो आप किसी एक्ट को ही चैलेंज कर रहे हो या किसी रूल्स, गवर्नमेंट रूल को चैलेंज कर रहे हो या बाई लॉ को चैलेंज कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में पीआईएल डालो कि ये जो रूल है, देखो रूल्स को आप ऐसे ऑर्डिनरी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रूल्स के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपको एक पार्लियामेंट ने या फिर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई रूल बनाया है, उस रूल को चैलेंज करने के लिए आप किससे करोगे, आर्टिकल 13 रेड विद 32, कोई फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन होनी चाहिए, अदरवाइज किस ग्राउंड पे आप चैलेंज करोगे। तो इसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, मेरे को नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी टाइम जाके हाई कोर्ट में पीआईएल डाल सकते हो। क्या कमेंट करती है? अरे कि सूट फाइल क्यों करना चाहिए? ठीक है ना, दीजिए, ठीक है। तो अब हम एक बार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि हमारे को क्वेश्चन से पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। जैसे सपोज करो हमारा ऑर्डर 7 खत्म हो गया, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है। जैसे कल क्या हो रहा था कि कल क्या मतलब काफी टाइम से बहुत ज्यादा बच्चे हैं वो वैल्यूएशन के अंदर जा रहे हैं अननेसेसरीली। तो वैल्यूएशन आपको कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ज्यादा बेटर से समझा पाएगा मेरे से, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो एग्जाम्स में नहीं आती, मतलब इस एग्जाम में पर्टिकुलरली नहीं आती है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और फिर हम ये देखेंगे क्या हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। अगर हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं तो फिर हम राइट डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, अदरवाइज फिर हम एग्जाम पर्पज से नहीं पढ़ रहे, किसी और पर्पज से पढ़ रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट मेरे को देना, मैं कैमरा बुक की तरफ कर रहा हूँ आपका। तो 1 सेकंड। तो अब क्वेश्चंस देखेंगे और हम, मेरे पास ये कौन सी बुक है, ये मेरे पास बुक है सिंगल्स की एमसीक्यू वॉल्यूम 1। तो इसमें से हम क्वेश्चन देखते हैं और सब सारे क्वेश्चन साथ साथ लगाएंगे, सिर्फ 5 मिनट में 10-12 क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी करने हैं। तो देखना ये है कि सबसे पहले आंसर कौन करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, प्लेन टॉपिक पे तो पहला क्वेश्चन है, आंसर मैंने हाइड कर रखा है इसका। क्वेश्चन नंबर 824 जो है, एक बार देखना, इसको बताना जल्दी से। सूट वुड नॉट बी डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी इफ ए वेयर द कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट डिस्क्लोज्ड। एक आंसर आ गया है, प्लीज और बताइए। डी 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 नन ऑफ दी डी वेयर द सूट इज बार्ड बाय लॉ। हाँ जी प्लीज जल्दी, डी डी। तो देखो सूट विल नॉट बी डिसमिस्ड, ठीक है। तो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर अगर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ना हो तो सूट आपका हो जाता है रिजेक्ट। देन सूट अगर बार्ड बाय लॉ हो तो भी हो जाता है। सूट अगर डुप्लीकेट में ना हो तो इसमें ऑर्डर 7 रूल 11 नहीं लगता। कौन सा लग जाता है इसमें,
इसका मतलब कोई क्लास में पढ़ता कम है, ऑर्डर 7 रूल सिर्फ 10 हाँ ऑर्डर 7 रूल 10 भी नहीं लगता डुप्लीकेट। ऑर्डर 4 ऑर्डर ऑर्डर 4 ऑर्डर 4। चलिए तो एक सेकंड आप जल्दी से हम ऑर्डर 7 रूल 11 निकालेंगे। ऑर्डर 7 रूल 11 में ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए में लिख रखा है अगर कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट डिस्क्लोज्ड तो आपका सूट शैल बी रिजेक्टेड। देन अंडर वैल्यूएशन है बी में, सी में है इनसफिशिएंट स्टैम्प, डी में है बार्ड बाय लॉ, ई में है डुप्लीकेट, एफ में है रूल 9। हेलो, तो इसका आंसर डी को छोड़ के किसी ने भी दिया था वो सब गलत थे। किस किस ने बी नहीं दिया था आंसर वो प्लीज इंट्रोस्पेक्ट करो। ऑर्डर 7 रूल 11 में ए बी सी डी ई एफ 6 के 6 ग्राउंड्स लाइन वाइज रट्टा मारने हैं, इसका कोई एस्केप रूट है नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का के दो पर्पस है। एक तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर 7 रूल 11 मैंने कितने अच्छे से याद करना है, और दूसरा ये इसमें कुछ एरर है इस क्वेश्चन में। देखो ये सूट ये क्वेश्चन पढ़ो अब क्या है। सूट विल नॉट बी डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। देखो ऑर्डर 7 रूल 11 में सूट तो डिसमिस होता ही नहीं है, उसमें क्या होता है प्लेंट डिसमिस प्लेंट रिजेक्ट होती है। आपको करेक्ट वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसमिसल ऑफ सूट इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है, एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डिफरेंट। आपकी प्लेंट ही वापस कर दी, इसको वापस ले जा भाई। तो ऑर्डर 7 इसमें क्वेश्चन राइट क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि सूट वुड नॉट प्लेंट वुड नॉट बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 इफ, और देन द आंसर वुड हैव बीन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार देखो। uh, 830 सबसे पहले आंसर कौन बताएगा ये भी देखना है। सी, बहुत अच्छे। देखो ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 1 में क्या है, किसी ने भी याद नहीं किया जाके। चलो ऑर्डर 7 रूल 1 में है कि प्लेंट के अंदर क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो प्लीडिंग वहां पे डिफाइन नहीं कर रखी, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डिफाइन कर रखी, क्या डिफाइन कर रखा है पार्टिकुलर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 831 पे आओ जल्दी से। अ प्लेन शैल बी रिजेक्टेड अगर हाँ ठीक है बहुत अच्छे। बी में क्या है, इफ इट इज फाइल्ड इन द रॉन्ग कोर्ट तो क्या होगा रिटर्न 7 रूल 10 रूल 10, तो देन प्लेंट विल बी रिटर्न, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। uh, 857 देखो। A plaint is liable to be returned when B when it is not filed in duplicate, D when it is no jurisdiction। बाकी बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे तो मतलब अटेम्प्ट तो कर लो यार, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डी, तो देखो प्लेंट रिटर्न कब होती है, व्हेन इट इज फाइल्ड इन द इम्प्रॉपर कोर्ट। इनसफिशिएंट या डुप्लीकेट या अंडर वैल्यूएशन के केस में द प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, बाकी ये वाला क्वेश्चन देखो। इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट इट has no pecuniary or territorial jurisdiction to try the suit, the proper order will be A, अगर आपने इम्प्रॉपर कोर्ट में सूट प्लेन फाइल कर दी तो क्या ऑर्डर पास होगा, बता सकता है कोई? to return the plaint to return and file
वो Return. रिटर्न। अब देखो सब्जेक्टिव के लिए भी प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप, मैंने कल भी बताया था, आप पूरा फ्रेज यूज करो, ठीक है। द प्लेंट विल बी रिटर्न्ड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर प्रॉपर कोर्ट, ऐसे बोलना की प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इन्होंने दो ऑप्शन दे दिए, अब सी और डी। सी में कहा है टू रिटर्न द प्लेन और डी में कहा है टू रिटर्न द प्लेन फॉर प्रेजेंटेशन इन प्रॉपर कोर्ट। तो द मोर अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी डी, ठीक है। चलो अब बहुत ही टफ क्वेश्चन है, एक वेस्ट बंगाल में पूछा गया है 862। इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा? कितना इजी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। बी। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी कोई नहीं दे रहा क्या? B. Order 4 Rule 1. डुप्लीकेट। हाँ जी, डुप्लीकेट, ठीक है। चलो तो और तो क्वेश्चंस बाकी आप कर लो, ठीक है। एक सेकंड। कुछ कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ना, क्वेश्चन पता है कैसे डाल देता है, सीधा सीधा कि कोज ऑफ एक्शन अगर ना डिस्क्लोज करती हो आपकी प्लेंट, देन द प्लेंट विल बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सब रूल ए, सब रूल बी, सब रूल सी, सब रूल डी। सब रूल ए। तो वो मैं ये क्वेश्चन बताने की आपको क्यों बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको सब रूल्स का भी याद रखना है। ऑर्डर 7 रूल 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल एग्जाम के पर्पस से। आगे देखो, एमपी में भी एक और ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है 889। ए डुप्लीकेट। चलिए बहुत अच्छे, तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, ये assume, ठीक है। चलो अब हम ऑर्डर 8 पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की, द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, आपका सूट इंस्टीट्यूट मान लिया जाएगा। उसके बाद वो प्रोसेस फी भरेगा, प्लेंट की कॉपीज देगा अंडर ऑर्डर 7 रूल 9, और कोर्ट फिर क्या है, समन्स इशू कर देगा टू डिफेंडेंट। अब ये समन्स हम बाद में पढ़ेंगे, समन्स से रिलेटेड सेक्शंस। तो जो डिफेंडेंट होगा ना, समन्स इशू करने के बाद उसको 30 डेज का टाइम होगा कि वो कोर्ट में आए और रिटर्न स्टेटमेंट अपनी फाइल करे। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगा? रिटर्न स्टेटमेंट विल कंसिस्ट दी आंसर्स टू द प्लेंट, या ऑब्जेक्शंस, या डिनायल्स, या एडमिशंस, ठीक है। तो वो हर वो बात लिखेगा जिससे वो क्लेम से बच सके। बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट इज दी रिटर्न डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। तो अब हम ये रिटर्न्स, अब हमने देख लिया कि प्लेंट क्या प्रॉपर कंटेंट्स क्या क्या होना चाहिए और वो कैसे कैसे लिखनी है, उसमें क्या क्या बातें लिखनी है। अब हम पढ़ेंगे रिटर्न स्टेटमेंट, ऑर्डर 8। तो ऑर्डर 8 निकाल लीजिए जल्दी से, आज हमारा टारगेट रहेगा कि ऑर्डर 8 कंप्लीट हम पढ़ लें। The defendant shall within 30 days from the date of service of summons on him। देखो कई रूल्स के अंदर डेज लिखे हुए हैं कि इतने दिनों में ये होना चाहिए, एंड देन वो डेज कब से काउंट होना शुरू होगा, फ्रॉम, ये भी याद करना है। तो डेज भी आपको याद करनी है, फ्रॉम भी याद करनी है। अब सीपीसी बंद करके मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन देगा। प्रोसेस फी और प्लेंट की कॉपीज प्लेंटिफ को सबमिट करानी है अंडर ऑर्डर 7 रूल 9 विद इन 7 डेज। अब ये 7 डेज कब से काउंट होंगे, कोई बता सकता है?
प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान ऑर्डर से भी है उस। हाँ जी, बिल्कुल 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 गलत, प्रेजेंटेशन से नहीं, बिना देखे बताना है। चलो, तो बेसिकली मेरा Order से पॉइंट होगा? ये नहीं था कि हाँ जी ऑर्डर से होंगे, तो मेरा पॉइंट ये नहीं था कि आंसर सबसे पहले कौन बताएगा, सही बताएगा या गलत बताएगा। मेरा पॉइंट ये था कि नेक्स्ट टाइम से आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि कितने डेज का टाइम है और कब से वो टाइम काउंट होगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिली क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी क्वेश्चंस में काउंट होता है। मेरे को पता नहीं वो इजी क्वेश्चन में कैसे इसको काउंट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसलिए क्योंकि ये प्योर रट्टा से आंसर हो सकता है, ठीक है, इसमें दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इजी क्वेश्चन है तो एटलीस्ट ये तो मिस ना हो जाए हमसे। और हर पेपर में अगर टोटल 100 क्वेश्चंस हैं तो 20 विल बी वेरी डिफिकल्ट, 60 विल बी नॉर्मल और 20 विल बी वेरी इजी। तो ये उन क्वेश्चंस में से एक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट डिपेंडेंट को 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करानी है, लेकिन 30 दिन कब से होंगे, जब से उसको सम्मन मिला है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स, जब से उसको सम्मन्स मिला है तब से। प्रोवाइजो देखो क्या कहता है कि अगर उसने 30 दिन के अंदर अंदर नहीं किया तो कोर्ट जो है रीजंस रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग और वो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देगा। एक्सटेंड कितने दिन तक कर सकता है वो? 90 दिन तक। तो इस 30 दिन के पीरियड को बढ़ा करके वो 90 दिन कर सकता है। अगेन 90 दिन कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। तो इस 30 दिन के खत्म होने के बाद और 90 दिन नहीं मिलेंगे, इस 30 दिन के इंक्लूडिंग 90 दिन मिलेंगे। तो होगा क्या, जब 30 दिन खत्म हो जाएंगे आप एप्लीकेशन लगाओ, सर प्लीज एक्सटेंड कर दो मेरा टाइम, कोर्ट आपके 60 दिन और बढ़ा मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारे को कैसे पता चला? क्योंकि डेट जो 90 दिन है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स है, पहले दिन से ही। अब यहाँ पे जल्दी से हम रूल 10 पे आएंगे। रूल 10 क्या कह रहा है? बेसिकली आपने 90 दिन में भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की। रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की मतलब आपने कोई रिटर्न डिफेंस फाइल नहीं किया। अगर आप कोई कोर्ट में डिफेंस ही नहीं दे रहे हो तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस हैं वो रूल 10 बताता है। तो रूल 10 में क्या कह रहा है, कोर्ट क्या क्या कर सकता है? देखो, द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम। तो पहला तो ऑप्शन क्या है कोर्ट के पास कि तभी के तभी आप कोई डिफेंस नहीं दे रहे हो, 90 दिन हो गए हैं, आपके अगेंस्ट जजमेंट पास कर दे, यानी कि प्लेंटिफ के फेवर में। और वो क्या कर सकता है? मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज ही थिंक्स फिट। ठीक है, एंड ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ सच जजमेंट अ डिक्री शैल बी ड्रॉन अप। अगर उसने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी तो उसके बाद एक डिक्री भी आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें और वाला पार्ट है कि अगर वो तुरंत के तुरंत जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो वो दूसरा कोई ऑर्डर भी पास कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो ये कह सकता है कि भाई एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू कर दो डिपेंडेंट के अगेंस्ट। अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है वो बाद में देखेंगे। एक्स पार्टी होता है इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। तो कोर्ट कहेगा ठीक है उसने अपना कोई डिफेंस नहीं दिया, लेकिन जो आप कह रहे हो आप तो अपनी बातें प्रूव करो, आपके फेवर में जो आपने एविडेंस लगा रखे हैं वो तो कोर्ट में लेके आओ। ठीक है, तो एक्स पार्टी ट्रायल वो स्टार्ट कर सकता है, ये ऑर्डर वो पास कर सकता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या है? वो फर्दर 90 डेज को एक्सटेंड भी कर सकता है। वो कहेगा चलो मैं 30 डेज और दे रहा हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के केस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि डिपेंडेंट को और टाइम एक्सटेंड कर सकता है वो बार बार। यही कारण है सिविल सूट्स में डिले होता है। वापस आएंगे रूल 1 पे। अब रूल 1 में यहाँ पे कॉमर्शियल कोर्ट्स की अमेंडमेंट है। सर एक्सक्यूज मी सर, आपने कहा कि सिविल सूट्स में डिपेंडेंट को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट इससे प्लेंटिफ के जो राइट है अगर वो इफेक्ट हो रहा है, सपोज अगर किसी ने ऑर्डर 1-2 की एप्लीकेशन लगाई है
और उसने हाँ जी। प्लेंटिफ ने प्लेंट वगैरह अपना जो भी प्रोसीडिंग है विद एविडेंसेस फाइल भी कर दिया, लेकिन डिफेंडेंट है वो अपीयर हो ही नहीं रहा। उसके जो काउंसिल है, जनरल प्रैक्टिस की भी बात करें सर, उनके काउंसिल में जैसे डेट आगे लेते रहते। ठीक है, सिविल जो राइट्स होते हैं वो आपकी हेलो, मैं ऑडिबल सर? हाँ जी, यस यस यस, प्लीज कंटिन्यू। तो उसमें बस ये पूछना था कि अगर इसमें जो प्लेंटिफ के राइट है उसको अगर इफेक्ट हो रहा है तो उसे हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, या प्लेंटिफ के लिए क्या रेमेडी है अगर डिले हो भी रहा है तो? देखिए, मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। ये स्टेटमेंट है एक बोवन जस्टिस होता था, एक जजमेंट है क्रोपर वी स्मिथ 1884 की। तो इसके अंदर बोवन एलजे पता नहीं क्या है, पर जस्टिस है जैसे तो शायद। तो इस जस्टिस ने एक स्टेटमेंट दी थी कि देयर इज वन पेनेशिया which heals every sore in litigation। मतलब सारी बीमारियों की एक ही दवाई है लिटिगेशन के अंदर, एंड दैट इज कोस्ट्स। तो जितना भी डिले हो रहा है ना, कोस्ट करते रहो। हाँ जी, देयर इज पेनेशिया। आपको मैं स्टेटमेंट डिक्टेट कराऊं? हाँ सर, एक बार ये स्टेटमेंट लिख दे, बिकॉज़ आई वांट टू use this statement, right? Okay, there is one panacea which heals every sore in litigation, that is court। अब देखो, ये स्टेटमेंट तो दी गई थी वैसे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की केस में, कि वो बार बार अमेंड करा रहा था प्लीडिंग्स में, पर ये स्टेटमेंट बेसिकली हर जगह फिट हो सकती है। तो उसमें वो आप ये जजमेंट ही पढ़ लेना। उसमें ये कह रहे हैं कि मेरे को आज तक कोई ऐसा इंस्टेंस मिला नहीं है सिविल केसेस में जिसमें कोस्ट से जो हल ना हो सकता हो। तो ये बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंशियल जज था। सर आई अग्री विद यू कि हम कॉम्पेंसेट करते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हर चीज का सॉल्यूशन सिर्फ पेक्यूनरी से ही नहीं निकाल सकते ना। कोर्ट का टाइम भी है, उस पर्सन का भी टाइम है, आना है जाना है। इवन हमारी जनरल प्रैक्टिस में भी इस तरीके से होते हैं कि काफी सारे केसेस में देखे हैं, डील विद करते। तो सर इसके लिए कुछ और रेमेडी नहीं विद कॉस्ट के अलावा? नहीं, और कोई रेमेडी नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पैसा हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता, ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ, बट कोर्ट्स तो आपको पैसे ही दे सकते हैं। आप जब लीगल रेमेडी की बात करते हो तो जनरल रेमेडी क्या है? सिविल केसेस में रिलीफ जो है, जनरल रिलीफ इज ओनली कॉम्पनसेशन। अगर आपको इमोशनल हर्ट भी हो रहा है तब भी आपको कॉम्पनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी ही मिलती है, क्योंकि अदर एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं। सपोज एक टेनेंट है और टेनेंट ने अभी उसका रेंट नहीं दिया ओनर को, और वो उसको धमकी दे रहा है या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा है, और उसको धमकी देके उसने स्टे की एप्लीकेशन लगा दी। स्टे की एप्लीकेशन लगाने के बाद भी सपोज वो फिर भी डिनायल हो रहा है, डिले। पर उसके लिए अगर उसने इस स्टे कोर्ट में स्टे से पहले ही और उसने उस स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया, देन उसके लिए भी सिर्फ यही रेमेडी है। और एग्जैक्टली कोस्ट प्लस अगर कॉम्पनसेशन, अगर वो बाद में एट द एंड वो जीत जाता है तो उसको कॉम्पनसेशन भी मिल जाएगी। कॉम्पनसेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि भैया आपको ठीक है इस घर से बाहर निकाल दिया था, बाहर वाले घर में रहने के लिए आपने, यहाँ पे आप दे रहे थे 1000 रुपए, बाहर आपने घर लिया, आपको देने पड़े 5000 रुपए, डिफरेंस इज 4000।
आपको 12 महीने के लिए रहना पड़ा तो इतनी आपको एडिशनल कॉस्ट मिल जाएगी। देखो अगेन हम अब इसमें नहीं घुसेंगे, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी दी प्रॉपर, तो है ना, तो वो थोड़ा सा हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। जल्दी से हम आते हैं ऑर्डर 8 पे, रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कॉमर्शियल कोड्स के अंदर, ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो कॉमर्शियल कोड्स के अंदर एक अमेंडमेंट है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है, एक एग्जाम में आई थी तो वो गलत हो गया था हमारा। अगेन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कमर्शियल कोड्स की अमेंडमेंट मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको करनी है, बट सिंस ये वाली एक क्वेश्चन में पूछ ली थी बेवकूफों ने, एग्जामिनर पता नहीं कुछ भी पूछते हैं कभी कभी, तो ये वाली अमेंडमेंट पढ़ लेना। ये बेसिकली ये कहती है कि ये जो कमर्शियल सूट्स जो होंगे तो उस केस के अंदर जो ये 30 डेज है दे आर एक्सटेंडेबल अप टू 120 डेज, बट नो मोर, ठीक है। 120 डेज में भी नहीं किया तो द डिफेंडेंट शैल फॉरफीट द राइट टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट एंड द कोर्ट शैल नॉट अलाउ द रिटर्न स्टेटमेंट टू बी टेकन ऑन द कोर्ट। मतलब 120 दिन के बाद फर्दर आपको ऑर्डर 8 रूल 10 में एक्सटेंशन नहीं मिलेगी कमर्शियल सूट्स में, ठीक है, तो ये भी देख लेना यार एक बार। नेक्स्ट देखो रूल 1 कैपिटल ए, तो जैसे प्लेंटिफ को प्लेंट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, वैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट के साथ डिपेंडेंट को भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो ये रूल 1 कैपिटल ए जो है, दिस इज वेरी सिमिलर टू ऑर्डर 7 रूल 14। इसमें क्या कहता है ये कि डिफेंडेंट अपने डिफेंस में जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर रहा है या अपने डिफेंस के सपोर्ट में उसने वो डॉक्यूमेंट को यूज करना है, तो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाएगा, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेगा और उसकी एक कॉपी को भी देगा विद द रिटर्न स्टेटमेंट। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर वो उसकी पावर में या पोजीशन में नहीं है डॉक्यूमेंट, तो वो बताएगा कि किसकी पावर या पोजीशन में है। अगेन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो डिफेंस में मतलब ट्रायल के अंदर एविडेंस में उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट अगेन विद द लीव ऑफ द कोर्ट वो उसको बाद में भी कर सकता है प्रोड्यूस इन द डिफेंस, इन द एविडेंस। अगेन रिटर्न स्टेटमेंट के साथ उसको वो डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है जो प्लेंटिफ के विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन में वो यूज करने वाला है या अपने खुद के विटनेस को वो मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज करने वाला है। इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है विद द रिटर्न स्टेटमेंट। चलिए अब रूल नंबर 2 पे आओ। रूल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, द डिफेंडेंट मस्ट रेज by his pleadings all matters which show the suit is not maintainable। तो plaintiff plaint में लिखेगा क्या कि सर this suit is maintainable। मेंटेनेबिलिटी कैसे है, किधर इसमें cause of action है, डिफेंडेंट की लाइबिलिटी है, आपकी कॉम्पिटेंसी है पेक्यूनरी भी और टेरिटोरियल, तो द सूट इज मेंटेनेबल इन बिफोर योर कोर्ट। इन सारे पॉइंट्स को डिनाई करेगा डिफेंडेंट, ठीक है। देन अगर कोई ट्रांजैक्शन है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है या वॉइडेबल है, तो ये बात भी आपको स्पेसिफिकली लिखनी है, ये बात उसको आपने साफ साफ लिखनी है आपके रिटर्न स्टेटमेंट में। या आपका कोई भी ग्राउंड ऑफ डिफेंस है, if not raised would be likely to take the opposite party by surprise, ठीक है, जैसा कि मैंने कल बताया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कंप्लीट डिस्क्लोजर। तो अगर डिफेंस में आप एक ऐसा मैटर रेज करने वाले हो जो कि प्लेंटिफ को बिल्कुल सरप्राइज कर देगा, ऐसा मैटर आप तब तक रेज नहीं कर सकते जब तक आप उसको स्पेसिफिकली रिटर्न स्टेटमेंट में लिख नहीं देते, ठीक है। रूल 3 पे आओ। रूल 3 कह रहा है डिनायल टू बी स्पेसिफिक, तो आपको
it shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact which he does not admit the truth. देखो अब ये लैंग्वेज में लिख रखा है ना, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी टफ नहीं होता। सपोज करो ए ने अपनी प्लेंट में लिखा कि सर मैंने और बी ने साथ में रूम लिया, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई 1000 रुपी या 10,000 रुपी 1 Jan को, देन हमने उसका रेंट डिसाइड हुआ 10,000 रुपी पर मंथ, देन हमने वो रूम की पोजीशन ली 2 Jan को, देन हम साथ रहे 30th Jan तक, देन नेक्स्ट 1 February को वो जो है क्या कहते हैं डिफेंडेंट रूम छोड़ के चला गया, और आज जो है 28 Feb है और अब मैं उस रूम में अकेले रह रहा हूँ। सपोज करो उसने ये सारी बातें बोली, बी ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कह दिया कि ए इज लाइंग, या सिंपल कह दिया कि आई डू नॉट एडमिट द ट्रूथ ऑफ दिस फैक्ट्स एलिज्ड बाय ए। इससे काम नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफिकली, अब सपोज करो बी से पूछा भाई ए ने झूठ बोला है, कैसे बोला, मैंने 1 February को रूम खाली नहीं किया था, मेरा अभी भी थोड़ा बहुत तो सामान वहां पे बचा हुआ। मतलब उसने जनरली उसको मना कर दिया, ऐसे जनरल मना करने से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफिकली बताना है कि कौन सा वाला फैक्ट है जो कि आप कह रहे हो कि सच नहीं है। समझ रहे हो? अब सपोज करो ए ने पूरी कहानी लिख रखी है, बी कह देता है ये झूठ बोल रहा है, जबकि वो सिर्फ इतना बता रहा है कि उसने झूठ वाला जो पॉइंट है ना वो ये है कि हमने 4 नहीं 5 रोटियां खाई, या फिर ऐसा कुछ पॉइंट है बहुत ही बारीक सा है। अब क्योंकि वो तो पूरी स्टेटमेंट देखा जाए तो झूठ हो गई, लेकिन उसके अंदर पर्टिकुलर कौन सा फैक्ट आपको स्पेसिफिकली डिनाई करना है, वो स्पेसिफिकली ही डिनाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है शायद। रूल 4 पे आओ, सेम प्रिंसिपल पे रूल 4 है। रूल 4 भी कहता है कि इवेसिव डिनायल नहीं होना चाहिए, कि मतलब आप गुमराह करने वाला मना कर रहे हो, बस मना कर दिया, अब क्या उसमें क्या मना कर रहे हो क्या नहीं मना कर रहे हो ये पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो the defendant must not do so evasively but answer the point of the substance। मेन पॉइंट की बात बताओ कि कौन सी बात गलत है जो आप डिनाई कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन भी दे रहा है रूल 4 में। रूल 4 में देखो कितना बढ़िया बात बता रहा है वो। सपोज करो ए ने अपनी प्लेंट में लिखा है कि बी से मुझे 1020 रुपए लेने हैं। ठीक है, और बी कहता है कि नहीं लेने, तो खाली इतना कहने से काम नहीं चल जाता कि नहीं लेने, आपको एग्जैक्टली फिर बताना पड़ेगा कि कितने लेने हैं। फिर वो कहेगा नहीं सर 1020 नहीं बनते, 1019.99 बनते हैं। ठीक है, तो इवेसिवली आपको डिनाई नहीं करना है कि बी गलत कह रहा है, आपको एग्जैक्टली फिर बताना है कि क्या पॉइंट है। देन रूल नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 5 पढ़ो एक बार। Specific denial. Every allegation of fact in the plaint, if not denied specifically or by necessary implications or stated to be not admitted in the pleadings of the defendant, shall be taken to be admitted except as against a person under this हाँ जी रुकिए, provided that हाँ जी। तो ये अब क्या कह रहा है आपको, ये बात कर रहा है डीम्ड एडमिशन की। डीम्ड एडमिशन से क्या मतलब होता है कि जो भी फैक्ट ए ने प्लेंट में लिखा था, अगर आपने उसको डिनाई नहीं किया इधर स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, अगर आपने उसको डिनाई नहीं किया है तो वो आपको मान लिया जाएगा कि आपने एडमिट कर लिया।
ठीक है, तो सपोज करो इसी हमारे एग्जाम्पल में इसने ये सारी बातें लिखी, बी ने सिर्फ अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये लिख दिया कि मैंने रूम जो है 2 फेब को खाली किया है, सिर्फ ये वाली बात लिख दी। तो इसका मतलब आपने सिर्फ इस फैक्ट को डिनाई किया, बाकी फैक्ट को डिनाई नहीं किया है, तो ये डीम्ड एडमिशंस मान लिया जाएगा। यानी कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि आपने ये सारी बातें एडमिट कर ली हैं कि आपने रूम लिया था, देन रेंट इतना डिसाइड हुआ था, ये सारी बातें एडमिटेड मान ली जाएंगी। तो जो भी स्पेसिफिकली आपने डिनाई नहीं करी है वो एडमिट मान लिए जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखनी है वो बता रहा है ये रूल। ठीक है, आगे देखो, हालांकि डीम्ड एडमिशन मान लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उनको प्रूव्ड मान लेगा। कोर्ट जो है अदरवाइज भी प्रूफ मांग सकता है उसका। अब इसी सेम स्टेटमेंट हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ी थी, कोई बता सकता है कौन से सेक्शन में पढ़ी थी? सेक्शन 58। बिल्कुल सही। देखो सेक्शन 58 में भी सेम बात था कि डीम्ड जो पार्टीज दोनों एडमिट कर लेती हैं जिन फैक्ट्स को, जो लीगल एडमिशंस होते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल, अगर उन एडमिशंस को कोर्ट को फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उनका प्रूफ नहीं मांग सकता, कोर्ट अदरवाइज भी उनका प्रूफ मांग सकता है। ठीक है, तो अगर दोनों पार्टीज कुछ बातें एडमिट करके बैठी हैं, कोर्ट को लगता है नहीं ये तो पोल्यूट कर रही है पार्टीज आपस में, मिली भगत से कुछ फैसला लेना चाहती हैं, ज्यादातर फैमिली डिस्प्यूट्स में ऐसा होता है, तो उस केस में कोर्ट कहेगा नहीं मैं आप दोनों पार्टीज की बात नहीं मान रहा हूं, मेरे को प्रूफ ला के दो। तो एडमिशन से वो प्रूफ ना भी माने, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देन आगे देखो रूल 2, सब रूल 2, where the defendant has not filed a pleading, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट उसने फाइल नहीं की, तो कोर्ट क्या कर सकता है अगेन? अच्छा आप देखो यहाँ पे एक्सेप्शन जरूरी है, एक्सेप्ट एज अगेंस्ट ए पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कोर्ट लीनियंट हो जाएगा, उन फैक्ट्स को एडमिटेड नहीं मानेगा। देन वेयर द डिफेंडेंट हैज नॉट फाइल्ड ए प्लीडिंग, आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, तो कोर्ट क्या कर सकता है? वहीं पे आपके खिलाफ जजमेंट पास कर देगा। ठीक है, या वो क्या कह सकता है कि नहीं फिर भी आप जो है प्रूफ लाके दो, मतलब प्लेंटिफ को कहेगा ठीक है डिफेंडेंट ने कोई डिफेंस नहीं दिया, तो प्लेंटिफ को लेकिन फिर भी आपको आपके फेवर में जजमेंट देने के लिए मेरे को प्रूफ लाके देना पड़ेगा। देन डिक्री, ये पढ़ लेना अपने आप। तो ये थे रिटर्न स्टेटमेंट के इन जनरल रूल्स। ठीक है, अब आ जाओ रूल नंबर 7 पे। एक बार छोड़ो, रूल 7 पे नहीं आते, सीधा रूल नंबर 8 पे आओ। Excuse me. हाँ जी, हाँ जी। Is there a difference between subclause 2 and rule 10? हाँ जी बिल्कुल है। देखो रूल 10 में वो कह रहा है कि आपने इतने दिन के अंदर अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल करी, प्लस रूल 10 में एक एडिशनल पॉइंट भी है कि आपने सब्सिक्वेंट प्लीडिंग भी फाइल नहीं करी। ठीक है, और सब रूल 2 क्या है? वो कह रहा है कि हैड नॉट फाइल्ड ए प्लीडिंग। अब इसमें क्या है, आपने रिटर्न स्टेटमेंट सपोज करो फाइल कर दी, लेकिन उसके अंदर या तो आपके डीम्ड एडमिशन हो गए या प्लीडिंग या आपने कुछ नहीं लिखी, तब भी ये ऑपरेट कर जाएगा। रूल 10 तो सिर्फ तब लगेगा जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं डाली है। सब रूल 2 तब लगेगा जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट डाली है, या तो उसके अंदर आपका एडमिशन डीम्ड मान लिया गया है, या फिर आपने उसमें कोई पर्टिकुलर प्लीडिंग नहीं लिखी है। ओके। बाकी कॉन्सिक्वेंस दोनों का ही सेम है। इसमें भी या तो वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, देन डिक्री दे देगा उसके ऊपर, या फिर कहेगा कि भाई ठीक है मैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चला रहा हूं, लेकिन आप जो है इन फैक्ट्स को प्रूव करो। लेकिन टाइम की एक्सटेंशन नहीं कर सकता यहाँ पे, वो तो रूल 10 में करनी पड़ेगी। अब एक बार रूल 9 में आओ। देखो रूल 9 क्या कह रहा है, रूल 8 पे आओ पहले। तो रूल 8 कह रहा है कि जैसे सपोज करो प्लेंट यहाँ पे फाइल करी उसने, और यहाँ पर उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी डिफेंडेंट ने, तो प्लेंटिफ ने प्लेंट यहाँ फाइल करी है, रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने यहाँ फाइल करी है।
तो प्लेंट में जो बातें लिखेगा वो इस डेट से पहले की बातें लिखेगा। ऑब्वियसली इसको तो पता नहीं फ्यूचर में क्या क्या हो जाएंगे, है ना। लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट वो 30 दिन बाद फाइल करेगा, जनरली 30 से भी ज्यादा दिन हो जाते हैं क्योंकि बीच में समन्स भी आएंगे, तो 7 डेज लगा के चलो प्लस 30 डेज लगा के चलो। तो रिटर्न स्टेटमेंट जब फाइल करेगा तो क्या रिटर्न स्टेटमेंट में वो ये नए ग्राउंड्स लिख सकता है जो प्लेंट फाइल करने के बाद और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने से पहले नए ग्राउंड्स आ गए। तो देखो क्या कहता है रूल 8, any ground of defense which has arisen after the institution of suit or the presentation of a written statement, इसको छोड़ दो, may be raised by the defendant in his written statement। ये समझ में आया कि ये जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा तो इस रिटर्न स्टेटमेंट में वो ये नए ग्राउंड्स भी लिख सकता है जो कि प्लेंट फाइल करने के बाद अराइज हुए हैं। ये पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ। तो यहाँ पे तो प्लेंटिव दोनों ही लिखा हुआ है ना। हाँ वो नहीं, वो अभी मत पढ़ो, सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ो। ठीक है भैया। अब देखो हो क्या सकता है कि ये प्लेंटिव वर्ड क्यों यूज किया गया है, या ये और के बाद ये वर्ड क्यों यूज किया गया है। अब हम दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना। देखो क्या है, एनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस विच हैज अराइजन आफ्टर दी, अब इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ो, द प्रेजेंटेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट क्लेमिंग ए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम मे बी रेज्ड बाय द प्लेंटिव इन हिज रिटन स्टेटमेंट। देखो एज द केस में भी लिख दिया ना, इसका मतलब ये है कि और से पहले वाला पार्ट इस और से पहले वाले पार्ट के साथ यूज होगा, और के बाद वाला पार्ट इस और के बाद वाले पार्ट के साथ यूज होगा। तो और से पहले वाला पार्ट तो डिफेंडेंट के साथ यूज होगा और के बाद वाला पार्ट प्लेंटिव के लिए यूज होगा। ये प्लेन में आपको इंग्लिश बता रहा हूं, इसमें कोई ये ऐसा नहीं बता रहा कि कुछ नया है। तो मैं जो ब्लू से अंडरलाइन करूंगा वो एक साथ पढ़ना है, और जो रेड से अंडरलाइन करूंगा वो एक साथ पढ़ना है एक बार। देखो, any ground of defense which has arisen after the institution of suit may be raised by the defendant, ठीक है। और any ground of defense which has arisen after the presentation of written statement claiming a set of or counter claim may be raised by the plaintiff in his written statement। देखो होता क्या है, अब दो मैं आपको नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे जो कि हम पूरा नहीं पढ़ेंगे आज क्योंकि टाइम हो जाएगा ओवर। वो दो नए कॉन्सेप्ट हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। अब ये जो रिटन स्टेटमेंट उसने फाइल करी है डिफेंडेंट ने, इस रिटन स्टेटमेंट में वो सेट ऑफ भी क्लेम कर सकता है या काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है। अब सेट ऑफ क्या होती है, काउंटर क्लेम क्या होती है, ये हम कल देखेंगे। लेकिन अगर इसमें सेट ऑफ और काउंटर क्लेम फाइल कर दी तो ये माना जाता है कि डिफेंडेंट ने एक प्लेंट फाइल कर दी और इसका रिटर्न स्टेटमेंट देन प्लेंटिव फाइल करेगा। ये प्लेंटिव अब एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, ठीक है। तो प्लेंट के डिफेंस के जो नए फैक्ट थे वो तो डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट में डाल सकता है, और सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के नए डिफेंस होंगे वो प्लेंटिव इसमें डाल सकता है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्वेश्चन नहीं आता, प्लेन इंग्लिश है वैसे तो। चलो आगे चलो, रूल 9 पे कुछ किसी को समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ रूल 8, किसी एक को भी? हाँ जी भैया। चलो ये लिमिटेशन में भी तो था ना भैया, वो सेपरेट सूट की तरह ट्रीट करेंगे भैया वही। हाँ सेक्शन 3 में। हाँ लिमिटेशन वाला पॉइंट अभी नहीं, लिमिटेशन वाला पॉइंट डिफरेंट है। हाँ ठीक है, सेपरेट सूट की तरह ही वो माना जाता है। पर चलो कोई नहीं, आज क्लियर नहीं हुआ तो कल क्लियर हो जाएगा, कल हम इसको फिर से देखेंगे। रूल 9 एक बार जल्दी से देखो कि नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ ए डिफेंडेंट other than no pleading subsequent to the written statement of a defendant shall be presented except by the leave of the court। बस यहीं पे रुको। कहने का मतलब है प्लेंटिफ ने प्लेन फाइल कर दी
रिटर्न ये- स्टेटमेंट फाइल कर दी डिफेंडेंट ने, बस अब कोई प्लीडिंग फाइल नहीं कर सकता प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जो है अब कोई प्लीडिंग नहीं फाइल नहीं करेगा। लेकिन अगेन एक्सेप्ट, अब इसमें दो एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन तो क्या है, आप सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का डिफेंस दे सकते हो। तो अगर रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम डिफेंडेंट ने क्लेम कर दिया तो प्लेंटिफ जो है इसका डिफेंस फिर बाद में भी दे सकता है, तो नई प्लीडिंग्स भी दे सकता है वो। और दूसरा क्या है, एक्सेप्ट बाय दी लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो लीव ऑफ द कोर्ट में जनरली बस रूल ये 9 ये बताना चाह रहा है कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स कोई नहीं देनी है। लेकिन नंबर ऑफ एक्सेप्शंस हैं और कोर्ट जो है जनरली लीनियंट होता है। लीनियंट किसके फेवर में होता है, डिफेंडेंट के फेवर में। प्लेंटिफ के कम फेवर में होता है, डिफेंडेंट के ज्यादा फेवर में होता है। क्योंकि डिफेंडेंट अगर कोर्ट में कोई केस लेके आ रहा है तो उसको तो सारी बातें लिखनी चाहिए थी, पर डिफेंडेंट अगर कोई डिफेंस भूल गया है लेना तो वो बाद में भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि वो तो डिफेंड कर रहा है ना। अब देखो बट के बाद वाला पार्ट पढ़ते हैं। बट द कोर्ट में एट एनी टाइम रिक्वायर ए रिटन स्टेटमेंट और एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टी। तो यानी कि जब डिफेंस आप रेज करते हो ना तो कोर्ट किसी भी टाइम आपसे कोई नया डिफेंस मांग सकता है। एंड फिक्स ए टाइम ऑफ नॉट मोर देन 30 डेज, पर आपको प्रेजेंट 30 दिन के अंदर अंदर करना है। डिले का स्कोप है लेकिन फिर लिमिट भी कर रहे हैं। अगेन देखो जो प्रोसीजर होता है ना, प्रोसीजर का मेन पर्पस जस्टिस देना नहीं है। किसी पार्टी को जस्टिस देना इज नॉट द मेन प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर। मेन प्रायोरिटी क्या है, टू प्रिवेंट द इनजस्टिस। किसी को जस्टिस मिले ना मिले पर किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अब किसके साथ इनजस्टिस हो सकता है, डिफेंडेंट के साथ, अगर वो उसको गलत शू हो रहा है। इसीलिए डिफेंडेंट के फेवर में आपको ज्यादा प्रोविजंस मिल जाएंगे और प्लेंटिफ के फेवर में आपको कम प्रोविजंस। कोर्ट की व्यू भी ज्यादा लीनियंट, प्लस आपकी जो आंसर राइटिंग होती है उसमें भी आपको ज्यादा लीनियंसी शुड बी शोन इन दी फेवर ऑफ डिफेंडेंट। बार बार एक्सटेंशन देना, बार बार समन्स भेजना। ठीक है, देन हम अपीयरेंस में पढ़ेंगे, प्लेंटिफ नहीं आया तो डिसमिस, लेकिन डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी चलेगी। ठीक है, तो वो हम हर जगह इस प्रिंसिपल को की इलस्ट्रेशंस हम देखेंगे। अब हमने रिटर्न स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है। रिटर्न स्टेटमेंट में हमारे दो कॉन्सेप्ट रह गए, दैट इज सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 6 एंड रूल 6 कैपिटल है। ये आज आपको पढ़ने हैं पूरे बैठ के। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि इन दोनों रूल्स का पर्पस क्या है। इन दोनों रूल्स का पर्पस है टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसेस। अब हो क्या रहा है, सपोज करो सेम हमारा जो एग्जांपल था उसी को देखो कि ए ने इतनी इतनी बातें क्लेम की और फिर उसने कहा कि अब जो है बी जो है 31 मार्च को वो रूम खाली कर रहा है, और रूम खाली वो जब करेगा तो उसको जो ये सिक्योरिटी पैसे थे ना 10,000 ये वापस मिल जाएंगे। अब सिंस इस सिक्योरिटी में हमने 5-5 हजार रुपए जमा कराए थे तो ये 5-5 हजार रुपए मेरे को वापस मिलने चाहिए, तो मेरे को ये जो मेरी सिक्योरिटी थी 5,000 वापस करो। ठीक है, लेकिन अब बी कहता है, कर दी टुच्ची बात कि ये 5,000 की सिक्योरिटी वापस मांग रहा है। जो फेब और मार्च का जो किराया है वो मैंने अकेले ने पे किया है, क्योंकि आप तो रूम छोड़ के चले गए, आपने किराया तो दिया नहीं, तो वो किराया भी तो फिर आधा आधा बटेगा। क्योंकि सिंस हमने स्टार्टिंग में रूम साथ लिया था, अब तो बीच में छोड़ के जा रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है। हम तो है तो को टेनेंटी, 5-5 हजार हमारे को किराया भी साथ देना है। अब वो किराया उसके लिए वो सेपरेट सूट फाइल कर रहा है, तो सिक्योरिटी के लिए ए ने सूट फाइल कर रखा है, किराए के लिए बी ने सूट फाइल कर रखा है। सेम ट्रांजैक्शन है, सेम रिलेशनशिप है, सेम मैटर है, सब कुछ सेम है। तो कोर्ट कहेगा इंस्टेड ऑफ फाइलिंग मल्टीपल सूट्स ऑन द सेम मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज, क्यों ना हम इनको एक सिंगल सूट में डिस्पोज ऑफ कर दें। इसीलिए डिफेंडेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक सेट ऑफ होता है, एक काउंटर क्लेम होता है। कौन से केस में वो कौन सा ऑप्शन यूज कर सकता है वो हम कल देखेंगे। तो बेसिकली होगा क्या, ए ने प्लेंट फाइल की, प्लेंट में उसने कहा कि मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, 5,000 रुपए मेरे बनते हैं। बी ने रिप्लाई में रिटर्न स्टेटमेंट डाली,
उसने कह दिया ठीक है तेरे 5,000 सिक्योरिटी के तो बनते हैं, लेकिन मेरे को एक सेट ऑफ भी करना है इसमें, और मेरे जो रेंट के हैं वो तूने मेरे को देने हैं 10,000 रुपए। वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में एक नया फैक्ट देगा, नया मैटर डालेगा और उसके अंदर एक नया क्लेम डालेगा, इसे कहेंगे हम सेट ऑफ। अब ये इस डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा है, लेकिन ये एक तरह से प्लेंट ही है, इसको डीम्ड प्लेंट माना जाएगा, डीम्ड प्लेंट ऑफ बी। अब इस डीम्ड प्लेंट का रिप्लाई ए देगा। अब ए जो है एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा इन रिस्पॉन्स टू दिस सेट ऑफ। क्या ये समझ में आ रहा है? सेम ही होता है काउंटर क्लेम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है अलग अलग केसेस में, तो वो हम कल देखेंगे, बट ये एग्जांपल समझ में आया? थोड़ा थोड़ा पूरा आ गया? ओके, तो अब क्या है, रूल 6 और रूल 6 कैपिटल ए हमने पढ़ के आना है कल, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। हमारी प्लेंट कंप्लीट हो गई है, हमारी रिटर्न स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। कल हम सेट ऑफ और काउंटर क्लेम करेंगे, और उसके बाद हम ऑर्डर 6 पढ़ेंगे, यानी कि प्लीडिंग्स इन जनरल। प्लीडिंग्स इन जनरल के जो रूल होते हैं वो दोनों ही पे लगते हैं, प्लेंट पे भी लगते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट पे भी लगते हैं, तो वो हम कल करेंगे। अभी के लिए कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। और अगर अप्रैल में एग्जाम होता है ये हरियाणा जुडिशरी का, तो यार मेरा रिक्वेस्ट है कि रोज के जो ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो जाके उनका बहुत अच्छे से याद करके उनके एमसीक्यू जरूर लगा लो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको ये पता लगेगा कि मैंने कौन सा रूल पढ़ना है इसमें, या मैंने कौन से पॉइंट को याद करना है। सिर्फ समझ में आने से एग्जाम नहीं निकलेगा, एक लेवल ऑफ याद जिसको क्या रट्टा, एक लेवल ऑफ रट्टा तो जरूरी है ही, ठीक है। और वो कौन सी कहानी है, खरगोश और कछुए की कहानी है ना, जिसमें खरगोश जो है बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन कछुआ धीरे 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 भाग के भी उसको ओवरटेक कर लेता है। तो उसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कोई बता सकता है? खरगोश और कछुए की मोरल ऑफ द स्टोरी? Consistency. Slow and steady wins the race. सोना स्लो एंड स्टेडी, यस। नहीं सोना मत कब रेस चल रही हो बस। हाँ जी, तो हाँ जी, तो मोरल ऑफ द स्टोरी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उसका ये है कि स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस, ठीक है। मैं आपको एक नया मोरल यहाँ पे बता रहा हूँ कि हार्ड वर्क कैन ऑलवेज बीट टैलेंट, ठीक है। कोई बहुत टैलेंटेड इंसान है, उसको सब कुछ समझ में आया हुआ है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क से उसको याद अच्छे से कर लोगे तो आप उसको बीट कर सकते हो, एटलीस्ट इन इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो प्लीज एमसीक्यूज लगाते रहो, कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, अदरवाइज गुड बाय। भैया जो ओके, वो तीनों जो रूल्स हैं, कौन कौन से? रूल 3, 4 और 5 तीनों रूल जो है वो डिनाइल से ही डील कर रहे हैं ना। वो बस हाँ, यही बोलना चाहता है कि हाँ, डिनाइल जो भी होना चाहिए वो तुम्हारा बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, डीम्ड एडमिशन हो जाएगा नहीं तो, अदरवाइज कोर्ट भी जो है उसको प्रूफ मांग सकता है, देन इलस्ट्रेशंस भी दे रखी हैं उसमें, ठीक है। हाँ। तो भैया ये एक ही बात बोलना चाहते हैं तो 3 बार क्यों बोल रहा है, एक ही बार क्यों नहीं बोल देता? हमारे को दुखी करना है ना, हमारे को अलग अलग रूल्स याद कराने हैं। मतलब ये चीज मैं देख रही हूँ काफी सारे बैरिक्स में ना, ऐसा ही होता है कि मतलब सेम ही सेक्शन होता है लेकिन उसको बार बार कुछ अलग तरीके से देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो और एक नया एक्ट पास करो कंसाइज, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है, छोटा सा है, ठीक है। इतने मोटे मोटे सीपीसी बना रखे हैं इंडियन कोर्ट्स ने, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन। अरे नहीं भैया, ऑप्शन नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा मुझको समझ में नहीं आता कि सेम चीजें अरे देखो, मैं क्या, प्रोसीजर जितना डिटेल्ड हो ना और जितने इलस्ट्रेशंस उसके अंदर हो वो उतना अच्छा होता है वैसे। हाँ, तो ये वो डिटेल में लिख रहे हैं, रिपीटिशन भी है थोड़ी सी, अगर आपको लगता है कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ साइलेंट से अच्छा है, कंफ्यूजन क्रिएट ना होता कि कंफ्यूजन क्रिएट बाकी ना थोड़ा होता सा माइन्यूट डिफरेंस भी है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यस। माइन्यूट डिफरेंसेस भी हैं, वो आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने वो डिटेल में पढ़वाई नहीं है क्योंकि डिटेल में इतना सच इम्पोर्टेंट नहीं है। जी भैया, ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो अब खत्म करें आज का, मोस्ट प्रोबेबली कल मिलते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, खत्म करो। चलिए, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू भैया।
ओके बाय 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 बाय। राणा प्रधान जी क्या गाना लगा दिया ये? अरे ये उधर मेरे घर के बराबर में वो यार बैंक के तो उसमें गाना बाज जाता तुम दिखाऊं मतलब खाती है मतलब रात को डिनर वहीं आ जाए। पागल है के क्यों? जो देख जो ये डिनर है ये फ्री का है ये फ्री का डिनर है। ना 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 जो है यार खाती है